भाभी, भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए, लेकिन क्या करें, किस्मत पर आखिर किसका जोर चलता है। भैया के चले जाने का दुख तो हमें भी बहुत है, लेकिन हम समझते हैं आपके दुख के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई सहायता चाहिए तो मुझे कहने में बिल्कुल संकोच मत करिएगा। विमला को अपनी जरा भी सुध नहीं थी। वो बस लगातार रोती ही जा रही थी। और इससे पहले कि विमला अपनी ननद की बात का कोई जवाब देती, उसका बड़ा बेटा आर्यन वहां आ जाता है। क्यों बुआ, माँ को अगर कोई समस्या होगी तो वो आपको क्यों बताएगी? माँ के लिए अभी उनके बेटे हैं। पिताजी के जाने का मतलब ये नहीं कि हमारी माँ के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम दोनों माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। अरे, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था बेटा, मैं तो बस तुम्हारी माँ का दुख बांटने के लिए कह रही थी। मुझे पता है तुम दोनों के होते हुए भाभी को कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। भगवान तुम्हारे परिवार की एकता को ऐसे ही बनाए रखे। हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हम आपकी बात समझते हैं बुआ, लेकिन आपको माँ के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भैया और मैं, हम दोनों हैं। हम लोग परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह उठा सकते हैं। बेटों की बात सुनकर विमला के मन को बड़ा सुकून पहुंचता है। वो मन ही मन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है। भगवान, पिछले जन्म में ज़रूर मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मुझे आर्यन और करण जैसे समझदार बच्चे मिले हैं। इनको ऐसे ही सद्बुद्धि देते रहना, और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए भगवान। विमला के पति सेठ दीनानाथ की गिनती शहर के रईस लोगों में होती थी। उनके दो बेटे आर्यन और करण उनके साथ उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाते थे। दोनों बेटों की शादियां हो चुकी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और घर वालों के लाख कोशिशों के बाद भी वो बच नहीं पाते। पति के इस तरह से अचानक चले जाने के बाद विमला बिल्कुल अकेली हो जाती है। कहाँ तो विमला के हाथ में ही तिजोरी की चाबियां रहती थी। दीनानाथ जी ने रुपए पैसे की मालकिन पत्नी को ही बना रखा था, लेकिन पति के जाने के बाद वो बस घर में एक कीमती सामान की तरह हो गई थी, जिसे हिफाजत से एक कमरे में सजा दिया गया हो। ऐसा नहीं था कि बेटे आर्यन और करण उसका ख्याल नहीं रख रहे थे। दोनों ही अपनी तरफ से माँ का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी विमला को ऐसा महसूस होता जैसे उसके दोनों हाथ बिल्कुल खाली हो गए हों। विमला की दोनों बहुएं भी उसका बहुत ध्यान रखती थी। उसकी हर एक छोटी से छोटी जरूरत उसके बिना कहे ही पूरी हो जाती थी। कुछ दिन बाद विमला की दोनों बहुएं उसके कमरे में आती है। क्या बात है माँ जी, आप बड़ी गुमसुम सी रहती हैं और अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। क्यों, हमारी किसी बात से नाराज़ हैं क्या? हम लोग आपका ख्याल अच्छे से नहीं रखते हैं क्या माँ जी? देखिए, अगर आपके मन में कोई भी बात है ना तो आप खुलकर हमसे कहिए। इस तरह से आपका चुप हो जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग ऐसी बात कभी भी अपने मन में मत लाना। तुम लोग जितना ख्याल तो कोई किसी का नहीं रखता होगा। अरे बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, जो मुझे आर्यन और करण जैसे बेटे और तुम दोनों जैसी लाखों में एक बहुएं मिली है। तो फिर क्या बात है माँ जी, कुछ तो है जो आपके मन को कचोट रहा है। कब तक आप यूं ही कमरे में बैठी रहेंगी? मैं तो कहती हूँ अगर आप घर में बोर हो जाती हैं तो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी फिर से शुरू कर दीजिए। बाहर निकलिए, आसपास की आपकी हम उम्र बहुत सी औरतें हैं, उनके साथ मिलिए, जुलिए, संपर्क बढ़ाइए और खुलकर अपने जीवन का आनंद लीजिए। बहुओं के बार बार कहने से विमला फिर से अपनी सहेलियों के घर आना जाना शुरू कर देती है और किटी भी ज्वाइन कर लेती है। कुछ दिन बाद, अरे अनवी बहू, कल ना मुझे सुशीला के यहाँ किटी में जाना था, तो तू ऐसा कर मुझे 5,000 दे दे। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद तो मेरे हाथ जैसे बिल्कुल खाली हो गया। ऐसे खाली हाथ कहीं पर आना जाना मुझे खास अच्छा नहीं लगता। माँ जी, पैसे कैश में तो मेरे पास नहीं रहते। मैं आर्यन से बोल देती हूँ, वो शाम को आते समय पैसे लेते आएंगे। ठीक है बहू, आर्यन को याद से बोल देना हाँ कि पैसा लेकर आए, भूले नहीं। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अनवी अपने पति आर्यन को फ़ोन करती है। आर्यन, आप जब शाम को घर आएंगे तो 5,000 कैश लेते आइएगा। माँ जी को अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है। वो सुबह से कई बार मुझे याद दिला चुकी हैं। अरे क्या हो गया? अचानक से माँ को कैश का क्या काम पड़ गया? कोई सामान लाना हो तो बोलो, मैं ही ले आता हूँ। माँ कहाँ अकेले बाजार में जाकर परेशान होती रहेगी। अरे नहीं नहीं, वो माँ जी को कल सुशीला आंटी के यहाँ किटी पार्टी में जाना है, तो उसी के लिए उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे। अब मेरे पास नहीं थे तो मैंने बोल दिया कि मैं आपसे कहकर कैश निकलवा लूँगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, मैं देखता हूँ। वैसे आजकल इतना कैश कौन रखता है? बस कार्ड होता है तो उसी से सब काम चल जाते हैं।
पता नहीं माँ को कैश की क्या ज़रूरत आन पड़ी। इतना कहकर आर्यन फ़ोन रख देता है। शाम को आर्यन के घर आने के बाद, आर्यन बेटा, वो तुझे बहू ने फ़ोन किया होगा ना पैसे के लिए, लाया ना पैसे? माँ पैसा तो मैं लाया था, लेकिन सुशीला आंटी मुझे नीचे ही मिल गई थी। मैंने उनसे किटी के पेमेंट के बारे में बात करी तो कहने लगी 5,000 नहीं, पार्टी में तो बस 1,000 का खर्चा है। तो मैंने 1,000 उनको दे दिए। अब आपको किटी में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बेटे की बात सुनकर विमला का चेहरा एकदम से उतर जाता है। अरे बेटा, मेरी किटी का लेन देन तो मैं खुद देख लेती ना, तुम्हें तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी? इतनी पढ़ी लिखी है तुम्हारी माँ कि 4 पैसों का हिसाब कर सकती है। मैंने तुमसे पैसे मांगे थे तो तुम बस मुझे पैसे ला कर देते। सुशीला बहन जी को जाकर पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं सुशीला बहन जी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। उन्हें तो यही लगेगा कि मैंने तुमसे ज़्यादा पैसे मांगे। बाहू, मैंने तुम्हें बताया तो था कि 5,000 मुझे पूरी किटी के लिए नहीं चाहिए, मैं अपने पॉकेट में रखने के लिए कुछ पैसे मांग रही थी। खैर छोड़ो, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। विमला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि माँ कुछ ज़्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है? अरे छोटी सी तो बात थी, पता नहीं क्या हो जाता है माँ को कभी कभी। ठीक कह रहे हो आर्यन, तुम छोटी सी बात पर पता नहीं मम्मी जी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, और हम उनके कोई दुश्मन तो है नहीं। तुम चिंता मत करो, 1-2 दिन में मम्मी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। पापा के जाने के बाद माँ थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। तुम जाओ अपना काम करो। कुछ दिन तक विमला नाराज रहती है, लेकिन एक ही घर में रहकर आखिर कितने दिन नाराज रहती। 2-3 दिन में ही वो पुरानी बातों को भूलकर फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगती है। कुछ दिन बाद, करण बेटा, 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार है। तुम्हारी बहन नैना घर आएगी तो उसको देने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुम मुझे कुछ पैसे दे देना बेटा, मैं अपने हिसाब से उसका लेन देन देख लूंगी। माँ, अब क्यों परेशान होती हो? अगर नैना घर आएगी तो ऐसा थोड़ी है कि हम उसे कुछ देंगे नहीं। आखिर हमारी बहन हमें राखी बांधने आएगी। आप फिक्र मत करो, नैना के लिए तो कपड़े, कैश सब लाकर रख दिया है मैंने। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करेंगे उसके लिए। अरे वो मैं समझती हूँ बेटा कि तुम अपनी बहन के प्रति अपना फर्ज निभाने में पीछे नहीं हटोगे, बढ़ चढ़ कर ही करते आए हो, और वैसे ही इस बार भी राखी बंधवाओगे। लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना बेटा, आखिर वो मेरी बेटी है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो मेरी भी है कि मैं भी अपने हाथ से कुछ ला कर दे सकूँ उसे। अब तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं बेटी को खाली हाथ विदा करूँ, ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। कुछ देर बाद, सुनो, ऐसा करो, आज बाजार चली जाना। इतनी गर्मी में माँ कहाँ बाजार जाकर परेशान होती रहेगी। तुम बाजार जाओ और माँ की तरफ से नैना के लिए कुछ तोहफे, कपड़े वगैरह लेकर आओ। और सुनो, कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अच्छा सामान लेकर आना, ताकि माँ को ऐसा ना लगे कि चंद रुपए बचाने के लिए हमने उनकी बेटी की तरफ से मुंह मोड़ लिया। ठीक है, आप टेंशन ना लो, मैं नैना के लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी। पति के कहे अनुसार सुरभि बाजार जाती है और अपनी ननद नैना, उसके दोनों बच्चे और पति के लिए कुछ तोहफे, कपड़े वगैरह लेकर घर आती है। शाम के समय, ये देखो माँ, आपको नैना की चिंता थी ना, लीजिए, हमने आपकी सारी चिंता दूर कर दी। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, कैसी चिंता? माँ जी, आप कह रही थी ना कि नैना आएगी तो आप उसको अपने हाथ से कुछ देना चाहती हैं, तो ये लीजिए, मैं आज बाजार गई थी तो नैना और उसके पूरे परिवार के लिए ढेर सारे तोहफे, कपड़े वगैरह खरीद कर लाई हूँ। और ये सब ना आप अपने हाथ से देना नैना को, उसे अच्छा लगेगा। बाकी रक्षाबंधन के लिए हम लोग तो अपनी तरफ से देने के लिए तोहफे लेकर आए हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी तरफ से देने हैं। बेटे और बहू की बात सुनकर विमला एक फीकी सी मुस्कान के साथ वो सारे तोहफे ले जाकर अपने कमरे में रख लेती है और वापस अपने कमरे में जाकर अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठकर गुमसुम सी हो जाती है। अगले कुछ दिन विमला काफ़ी बेचैनी में बिताती है। वो कई बार घुमा फिरा के दोनों बेटों से पैसे मांगने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ही बेटे माँ के हाथ में पैसे रखने की बजाय उसकी ज़रूरत का सामान लाकर उसके हाथ में रख देते। विमला अपने मन की बात ना तो किसी से कह पा रही थी, ना ही अपने मन की घुटन के साथ जी पा रही थी। कई रातें जाग कर बिताने के बाद अंत में वो एक मुश्किल फैसला लेती है। बस बहुत हो गया, लगता है उनके जाने के बाद अब इस घर के रुपए पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। करण और आर्यन ने मुझे मजबूर कर दिया है कि अब मुझे यही करना पड़ेगा। समझ में नहीं आता कि मेरे पति की कमाई हुई दौलत में से ही चंद रुपए मेरे हाथ पर रखने में इन दोनों को ऐसी क्या समस्या आती है। जब भी मैं पैसे मांगती हूँ
कीमती चीज़ों का ढेर मेरे सामने लाकर लगा देते हैं। छोटी सी बात क्यों नहीं समझते कि हर किसी की अपनी कुछ ज़रूरत हो सकती है। हर बात बोलकर बताई जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं। आर्यन के पापा के रहते लाखों रुपए मेरे हाथ में होते थे, और जब से वो गए हैं जैसे पाई पाई के लिए बस बेटों का मुंह देखना पड़ता है। घंटों तक विमला अपने मन की जद्दोजहद में लगी रहती है और फिर रात को सबके सोने के बाद वो दबे पांव ऊपर लॉकर रूम की तरफ चल देती है। लॉकर रूम के अंदर जाने के बाद वो अपने साथ छुपाकर लाई हुई चाबी से धीरे से लॉकर खोलती है और अंदर रखी हुई नोटों की एक गड्डी अपने हाथों में लेकर लॉकर वापस बंद करने लगती है। जैसे ही वो लॉकर बंद करके पीछे घूमती है तो देखती है कि पीछे दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ खड़े हुए हैं और आश्चर्य से उसे देख रहे हैं। विमला के ऊपर जैसे घड़ों पानी गिर गया था। अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़ा जाना उसके लिए डूब मरने के बराबर था। फिर भी खुद को संभालते हुए विमला मजबूती से दोनों बेटों के सामने खड़ी हो जाती है। ये क्या कर रही है माँ आप? आपसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। अरे अपने ही घर में चोरी कर रही हैं, और ऐसी कौन सी कमी है आपको कि आज आपको चोरी करने की नौबत आन पड़ी? बताइए, ऐसी कौन सी जरूरत अधूरी है आपकी? एक बार कहकर तो देखती माँ, हम आपके कदमों में सब लाकर रख देते। मैंने तो कहने की बहुत कोशिश की थी बेटा, लेकिन तुम दोनों सुनना ही नहीं चाहते थे। अब क्या मैं तुम दोनों के सामने हाथ पसार कर खड़ी हो जाऊंगी? तभी तुम्हें समझ में आएगा कि माँ को पैसों की जरूरत है। अरे इतना भरोसा तो अपनी माँ के ऊपर होना चाहिए था ना, कि मेरे मांगने पर कुछ पैसे मेरे हाथ में रख देते तो मैं उनकी फिजूल खर्ची ना करती। बताओ, ये घर, पैसा, बंगला सब मैंने और तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें दिया है ना। ऐसी कौन सी फिजूल खर्ची कर दी हमने आज तक, जो आज तुम्हें माँ के हाथ में पैसे रखने में इतना डर लग रहा है? माँ, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम तो आपकी सुविधा के लिए ये सब कर रहे थे। हमें हमेशा यही लगता रहा कि आपके हाथ में पैसे देंगे तो आप बाजार जाएंगी या इधर उधर भाग दौड़ करेंगी, बिना बात परेशान होंगी। आपको कष्ट ना करना पड़े इसलिए हम सारी चीजें लाकर आपके हाथ में रख देते थे। पापा का ड्राइवर हरिया याद है तुम दोनों को? हाँ माँ, मुझे याद है। हरिया काका वही ना जिनका पापा की गाड़ी से एक बार एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा की जान बचाने में उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी मौत के बाद तुम्हारे पापा ने उसकी पत्नी से वादा किया था कि उसके इकलौते बेटे सुरेश की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा वही उठाएंगे। वो चाहते थे कि ये बात तुम दोनों से हमेशा छिपी हुई रहे। जब तक वो जिंदा थे वो अपना फ़र्ज़ पूरी ईमानदारी से निभाते रहे, लेकिन उनकी मौत के बाद मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई। सुरेश की पढ़ाई लिखाई, हॉस्टल, तमाम तरह के खर्चों के लिए अब मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मैं तो खुद तुम दोनों के ऊपर आश्रित होकर रह गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सुरेश की मदद कैसे करूँ। इसीलिए मैंने कई बार बहाने से तुम लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की। मुझे तो यही लगता था कि शायद तुम माँ की परेशानी को समझोगे और मेरे एक दो बार मांगने पर खुद ब खुद हर महीने कुछ रुपए लाकर मेरे हाथ में रख दिया करोगे। लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो जैसे मेरी कोई भी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। और जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अंत में मुझे अपने घर की तिजोरी से पैसे निकालने पड़े। और क्या कहा तुमने, चोरी? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारी दौलत मेरे पति की कमाई हुई है, और अपने पति के कमाए हुए पैसे लेना चोरी नहीं कहलाता। इन रुपयों पर मेरा तुम लोगों से ज्यादा अधिकार है। बस मैं चाहती थी कि उनके जाने के बाद तुम दोनों सब कुछ अच्छे से संभालो। इसीलिए रुपए, पैसे, धन दौलत सब तुम्हारे हाथों में छोड़कर मैं इन सब से थोड़ा दूर हो गई थी। लेकिन तुम दोनों की उदासीनता को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है मुझे इस तरह से ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए था। हमें माफ़ कर दो माँ, लेकिन अगर सुरेश की पढ़ाई के लिए ही आपको पैसे चाहिए थे तो आप खुलकर भी तो हमसे मांग सकती थी ना। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? बेटा, तुम्हारे पापा का मानना था कि किसी की मदद करो तो ऐसे करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं को भी पता ना लग पाए। सारी दुनिया को बताकर की गई हुई मदद नहीं होती। उन्हीं की इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने आज तक किसी को इस बारे में नहीं बताया। और मुझे नहीं पता था कि सुरेश के नाम से पैसा मांगने पर तुम दोनों कैसे रिएक्ट करोगे। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि तुम्हें सुरेश के ऊपर किया जाने वाला खर्चा फिजूल खर्ची लगता है और तुम मुझे रुपए देने से मना कर देते। मेरे मन में तमाम तरह की आशंकाएं थी, इसलिए मैं खुलकर कभी भी तुम दोनों से सुरेश का नाम लेकर पैसे नहीं मांग पाई। हम लोगों से गलती तो हुई है माँ जी, लेकिन मैंने सोच लिया है अब से लॉकर और घर की चाबी आप संभालेंगी। हमें जब ज़रूरत होगी आपसे पैसे मांग लेंगे।
सुरेश की पढ़ाई की चिंता छोड़ दो माँ, आज से वो मेरी जिम्मेदारी है। पापा का हर सपना मैं पूरा करूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। जैसा कि आर्यन ने कहा था, वाकई उस दिन के बाद वो सुरेश की सारी जिम्मेदारियां उठा लेता है और फिर कभी विमला को अपने घर से रुपए चोरी नहीं करने पड़ते।